Good evening, class. So today's lecture is about expectorant and emetics. Okay. So before starting the expectorant and emetic, there is a word cuff. Cuff means क्या होता है? जैसे कफ, जैसे आप देखा होगा कभी आप कुछ अंदर अगर एयर पैसेज के थ्रू अगर कोई डस्ट अंदर चला जाता है बॉडी के, या फिर कभी कोल्ड हो जाता है, तो आपके चेस्ट में एक कफ लाइक प्रेजेंट रहता है, जिसे हम या तो कभी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और या तो फिर किसी ना किसी रीजंस की वजह से वो कफ आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है या प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम निकालने के लिए डिफरेंट टाइप के एजेंट्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के कफ्स होते हैं। फर्स्ट इज द इरिटेटिंग कफ एंड सेकंड इज द प्रोडक्टिव कफ। देयर आर टू टाइप ऑफ कफ। आवाज आ रही है सबको? ओके, सो फर्स्ट इज द इरिटेटिव कफ। इरिटेटिव कफ को हम ड्राई कफ भी कहते हैं, क्योंकि जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं उसी को हम इरिटेटिंग कफ कहते हैं। वो काफी इरिटेटिंग होती है। ठीक है, तो ये जो कफ होती है ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कोल्ड की वजह से, या फिर अगर एयर पैसेज के थ्रू अगर डस्ट आपके लंग्स में पहुंच जाए, या आप डस्ट पहुंच जाए, हार्मफुल गैसेस पहुंच जाए, तो इसकी वजह से जो कफ प्रोड्यूस होता है उसे हम इरिटेटिंग कफ कहते हैं। ये बहुत ही इरिटेटिंग नेचर की होती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई कफ। ठीक है, सेकेंड इज द प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ मीन्स होता है, ये एक कफ होता है जो मेनली जैसे एस्थमा पेशेंट है, या फिर जिन्हें ब्रोंकाइटिस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनके केस में बॉडी में ही कफ जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, तो जनरली जो प्रोडक्टिव कफ होती है वो ड्राई नेचर की नहीं होती, थोड़ी सी वेट नेचर की होती है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ द कफ। फर्स्ट इज द ड्राई कफ एंड सेकेंड इज द वेट कफ. Dry cough is also called as irritating cough and productive cough is also called as wet cough. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। इरिटेटिंग कफ मीन्स होता है ऐसा कफ जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दी कोल्ड या फिर इनहेलेशन ऑफ द इरिटेटिंग डस्ट और गैसेस। ठीक है, अगर आप किसी गैसेस को या डस्ट को या जर्म्स को इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से जो कफ प्रोड्यूस हो रहा है, या कोल्ड की वजह से जो कफ प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज इरिटेटिंग कफ। और अगर एस्थमेटिक पेशेंट है या ब्रोंकाइटिस पेशेंट है या लंग्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर कोई कफ बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया है? तो मेनली क्या होता है, ये जो कफ्स होते हैं अगर ये बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तो इरिटेशन होगा, मतलब हर चीज में प्रॉब्लम होगी, आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो इस कफ को, जो कफ होते हैं ये अगर आपके चेस्ट में अगर प्रेजेंट है, निकल नहीं रहा है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है निकालने में, तो इस टाइप के कफ को रिमूव करने के लिए या उनकी कंसिस्टेंसी को लूज करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उन्हें हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। ओके, सो एक्सपेक्टोरेंट्स आर द एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू इनहेंस द सिक्रीशन ऑफ स्पुटम या कफ from the trachea, bronchi और lungs, hence they are used in the treatment of cough. ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, जो एयर पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंका या लंग्स में जो कफ आपका जमा हो गया, जो निकल नहीं पा रहा है, उसे निकालने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। ठीक है, तो मेनली ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये दो तरीके से काम करते हैं। पहले तो ये कफ की विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं, सेकेंड बाय स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करके कफ को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? आवाज आ रही है? ठीक है, तो मेनली जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं दो टाइप से काम करते हैं। बाय रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी दे इंक्रीज द सिक्रेशन एंड मेक द कफ मोर प्रोडक्टिव। सेकेंड, बाय इरिटेटिंग द लाइनिंग ऑफ द स्टमक दे प्रोवाइड स्टिमुलेशन फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये जो जब स्टमक की लाइनिंग में कभी भी कोई इरिटेशन कॉज हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में कुछ चीज फंस गई है, तो उसे निकालने के लिए क्या होगा, उसे निकालने के लिए इरिटेशन कॉज करेंगे। इरिटेशन कॉज करने से क्या होगा, बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ये ब्रोंकियल जो म्यूकोसा है
उसमें जाके एक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो सिक्रीट होगा, लूज नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू एक्सपेक्टोरेंट्स काम कर रहे हैं। There are on the basis of mechanism of action, they are categorized into two types. First is the sedative expectorant and second is the stimulant expectorant. ठीक है, sedative expectorant means होते हैं these are the stomach irritants which are able to produce their effect through stimulation of the gastric reflex. ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया है कि जो एक्सपेक्टोरेंट होता है पहले तो विस्कोसिटी को रिड्यूस करके काम करते हैं, सेकंड स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, इरिटेशन कॉज करने की वजह से उसके अगेंस्ट में जो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है वो कफ को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। This type of expectorants are called as sedative expectorants. ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे bitter drugs like Cilega, compounds such as antimony, potassium tartrate, ammonium chloride, potassium iodide. These are the drugs that are act as a sedative expectorant. ठीक है, next is the stimulant expectorant. स्टूमुलेट एक्सपेक्टोरेंट मीन ऐसे एक्सपेक्टोरेंट जो स्टूमुलेशन का काम करें, मतलब किसी भी सेल की एक्टिविटी को स्टूमुलेट करने के लिए जो एक्सपेक्टोरेंट काम करते हैं उन्हें हम स्टूमुलेट एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? तो ये जो स्टूमुलेट एक्सपेक्टोरेंट होते हैं ये मिली क्या कर रहे हैं, ये स्टूमुलेशन करते हैं सिक्रेटरी सेल्स का। ये सिक्रेटरी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट अगर सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगी उनमें अगर स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा? सिक्रीशन कॉज होगा। तो सिक्रीशन कॉज होने की वजह से जो कफ होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस होती जाएगी। तो मेरा हमारा यही एक मोटो है कि एक्सपेक्टोरेंट को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर कफ जम गया है उसको क्या करना है? उसे लूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लूज करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो सिक्रीटरी सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट उनको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो स्टिमुलेट करने से क्या हो रहा है, ये सिक्रीटरी सेल्स सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रही हैं, ये सिक्रीशन हेल्प कर रही हैं जो कफ जमा हो गया है उसे लूज करने में। ठीक है, तो ये जब लूज हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा? वो बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यूकेलिप्टस ऑयल, लेमन, एनिस, टर्पीन ऑयल, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? बेटा आवाज आ रही है? ये क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, जो पॉइंट नहीं समझ में आए हमें बता दीजिएगा। ठीक है, हम एक शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। एक्सपेक्टोरेंट आर द एजेंट दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। मेनली जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं उन्हें हम कफ को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, now there are two type of cough. First is the irritating cough and second is the productive cough. इरिटेटिंग कफ मीन्स ऐसा कफ जो ड्राई नेचर का होता है, जिसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे हम लोग कहते हैं सूखी खांसी। तो ये इसमें से बलगम बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन हमें हमेशा फील होता है कि हमें खांसी आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो खांसी होती है ये मेनली प्रोड्यूस होती है ड्यू टू, अगर आप इनहेल कर लेते हैं डस्ट को, जर्म्स को, या आपको ठंड लग गई है या कोल्ड हो गया है, तो इनकी वजह से जो कफ प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इरिटेटिंग कफ। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ मीन्स हो गया है ऐसा कफ जो अस्थमा पेशेंट है या कोई भी ब्रोंकाइटिस पेशेंट है, अगर उस पेशेंट में किसी भी रीजन की वजह से जैसे अस्थमा हो जाए या फिर उसे कोई एलर्जी हो जाए, तो इस वजह से अगर उसकी बॉडी में, एक मिनट बेटा, अब आ रही है? यस मैम। आवाज आ रही है? कट कट के आती है। तो इसकी वजह से अगर जो कफ प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं, बेटा आई थिंक नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप के कफ को हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। ये जनरली वेट होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट दो तरीके से काम करते हैं, फर्स्ट बाय सेडेटिव एक्शन एंड सेकंड इज बाय स्टिमुलेशन एक्शन। ठीक है, सेडेटिव एक्शन में क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है उसे ये क्या करते हैं,
इरिटेट करते हैं। तो इरिटेशन कॉज होने की वजह से क्या होता है, उसके रिफ्लेक्स में म्यूकस सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। सेकेंड, जो ड्रग्स, जो एजेंट्स हैं या जो ड्रग्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं जो सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है सेकेंड कैटेगरी है स्टिमुलेशन एक्सपेक्टोरेंट। स्टिमुलेशन एक्सपेक्टोरेंट मीन्स ये क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट जो सिक्रीटरी सेल्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करते हैं कि वो सिक्रीशन कॉज करें। ये सिक्रीशन जब कॉज करते हैं तो उस ट्रैक में प्रेजेंट जो कफ है वो लूज हो जाता है और अपना काम करता है। ठीक है। तो यूकेलिप्टस ऑयल, एंसेल ऑयल, टर्पीन ऑयल, ये कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिनको यूज किया जाता है एज अ स्टिमुलेटिंग एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है। तो स्टार्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज KI, सिनोनिम इज पोटाइड काली आयोडीडम। ठीक है। मैकेनिज्म प्रिपरेशन आपके कोर्स में नहीं है तो प्रिपरेशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नाउ कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। पोटेशियम आयोडाइड इज वाइट ग्रैनुलर पाउडर, स्लाइटली hygroscopic in nature. Taste is saline and slightly bitter in nature, bitter in taste. Soluble in water, glycerin and alcohol, and on exposure to air it become yellow. ठीक है। Next, chemical properties. When potassium iodide is react with silver nitrate, it gives yellow precipitate of silver iodide. ठीक है। Second chemical properties, when iodine ion gets oxidized to iodine when it is treated with the oxidizing agent, for example potassium iodide. ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में बताया है कि जो आयोडीन है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। Next is storage. For the storage of the potassium iodide, well closed containers are used and it is incompatible with the salt of iron, bismuth, mercury, potassium chlorate and alkaloidal salts. ठीक है। तो ये आपके कुछ आपके कंपाउंड्स हैं जिनके साथ पोटेशियम आयोडाइड की इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. They are used as expectorant. It act as a source of iodine and potassium. It is used in the treatment of goiter. It is used as saline diuretics. Diuretics means होता है ऐसे एजेंट जो यूरिनेशन की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, मतलब यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, उसे हम डायूरेटिक्स कहते हैं। ठीक है। Potassium iodide is also used as antifungal agent in the veterinary practices. ठीक है। Second is the ammonium chloride. The formula is ammonium chloride is NH4Cl. Method of preparation आपके कोर्स में नहीं है। Come to the physical properties. It is white, fine crystalline powder, odorless and cooling saline test. Hygroscopic nature होता है and it is freely soluble in water but slightly soluble in alcohol. ठीक है। Chemical properties. In its vapor form it dissociate in ammonia and hydrochloric acid. ठीक है। वेपर फॉर्म में जब अमोनिया क्लोराइड प्रेजेंट होता है तो वो डिसोशिएट हो जाता है अमोनिया में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है। So for the storage of ammonium chloride, well closed containers are used. Ammonium chloride are uses. Next is uses. It is used as expectorant. Next is diuretic and systemic acidifier. Systemic acidifier क्या होते हैं, कोई बता सकता है? बेटा सिस्टमिक एसिडिफायर मतलब क्या हुआ? सिस्टमिक वर्ड मीन्स क्या होता है? Ma'am, it's related to blood. ब्लड। एंड एसिडिफायर? Ma'am, gastrointestinal related to. नहीं बेटा, सिस्टमिक एसिडिफायर मीन्स हुआ ब्लड में अगर आपका एसिड का परसेंटेज कम हो रहा है तो उसे इंक्रीज करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड को यूज करते हैं। Okay, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज द एमिटिक एजेंट। एमिटिक एजेंट मीन्स होता है ऐसे एजेंट दैट आर यूज टू इंड्यूस द वोमिटिंग। ठीक है। तो एमिटिंग एजेंट मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई बार होता है किसी ने कुछ खा लिया, पॉइजन खा लिया कुछ, या फिर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो क्या होता है
कई बार इसे ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं उन्हें हम एमिटिक एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो ये एमिटिक एजेंट्स होते हैं मेनली इन्हें ओरली दिया जाता है और बाय इंजेक्शन दिया जाता है। इनका एक ही पर्पस होता है वॉमिटिंग को इंड्यूस करना, ठीक है। तो वॉमिटिंग जब आप इंड्यूस करोगे तो आपके स्टमक में जो भी चीज प्रेजेंट होगी वो बाय ओरल रूट बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो एमिटिक आर द एजेंट दैट आर यूज्ड टू इंड्यूस द वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये जो हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है। तो मेनली जो एमिटिक्स होते हैं ये दो तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट बाय द इंस्टिमुलेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड सेकंड बाय द रिफ्लेक्सिन प्रोड्यूसिंग इरिटेशन ऑन द जीआईटी ट्रैक, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म दिया है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, मतलब ये जो फर्स्ट मैकेनिज्म है उसमें ये बता रहा है कि आपके ब्रेन में एक वॉमिटिंग सेंटर होता है, ठीक है। वो मेडुला, ब्रेन में मेडुला ऑब्लेटा होता है, ऑब्लेटा, ठीक है। ये जो आपका ब्रेन का जो पार्ट होता है इसमें वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन प्रेजेंट होता है जिसे हम CTZ जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब भी अगर कोई भी स्टिमुलस मिलता है बॉडी को, जैसे मान लीजिए बॉडी ने कुछ ऐसा खा लिया जो उसे नहीं खाना चाहिए, तो तुरंत क्या होगा, ये जो आपके वॉमिटिंग सेंटर के बगल में जो प्रेजेंट है CT जोन और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इन्हें क्या मिलेगा, एक स्टिमुलस मिलेगा या स्टिमुली मिलेगी कि बॉडी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसे तुरंत बॉडी के बाहर करना है, ठीक है। तो ये जो कीमो रिसेप्टर जोन्स होते हैं इनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, वॉमिटिंग सेंटर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो वॉमिटिंग को इंड्यूस करे, ठीक है। पहला समझ में आ गया बेटा? बेटा पहला पॉइंट समझ में आया? बेटा पहला पॉइंट आ गया है क्लियर कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कैसे काम करते हैं। तो जो आपका एमिटिक है वो दो तरीके से काम करता है, एक लोकल एमिटिक, लोकल एक्टिंग एमिटिक एंड सेकंड इज द सेंट्रल एक्टिंग एमिटिक, ठीक है। तो अगर सेंट्रली एमिटिंग काम करता है तो ये जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होते हैं और CTZ जोन्स होते हैं इनको इंस्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इनके इंस्टिमुलेशन से क्या होता है, इनके प्रेजेंट में जो वॉमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है एंड वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है, ठीक है। सेकंड है आपका लोकली एक्टिंग एमिटिक, ये मेनली क्या करता है, GIT ट्रैक में इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। तो GIT ट्रैक में इरिटेशन कॉज होने की वजह से क्या होगा, उसके रिफ्लेक्स में बॉडी क्या करेगी, वॉमिटिंग को इंड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म है जो एमिटिक एजेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एमिटिक एजेंट में पहला है कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला इज CuSO4.H2O, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज डीप ब्लू क्रिस्टल ऑफ पेंटाहाइड्रेटिन ग्रैन्यूल और पाउडर फॉर्म में होते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग के कोर्स में नहीं दिया हुआ है। फॉर द स्टोरेज ऑफ कॉपर सल्फेट आपके वेल क्लोज कंटेनर्स यूज किए जाने चाहिए क्योंकि इनको प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम एयर, हीट एंड मॉइस्चर से, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए वेल क्लोज कंटेनर्स को यूज करते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज इनकम्पैटिबल विद एल्कलीज फॉस्फेट, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड सल्फर थायोल, ठीक है। ये इनके साथ इसकी इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। यूजेस, copper sulfate is used as emetic agent. They are used as chemical antidote in phosphorus poisoning. Externally, it is used as astringent and fungicidal. It is also used as an ingredient in the Bantic and Felling reagent. It used in the preparation of absolute alcohol. ठीक है, ये सारे copper sulfate की uses हैं, ठीक है। This is all about the expectorant and emetics.